ओके सो बच्चों वेलकम बैक। और ये हम लोगों ने पिछली बार बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ऑब्जर्व किया था। तो इसके अंदर आपके पास वॉल्यूम टर्म है, सरफेस टर्म है, कूलम टर्म है, एसिमेट्रिक टर्म है और पेयरिंग टर्म है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि कुछ किताबें अप्रॉक्सीमेशन के बिना भी रह रही हैं, तो वो लोग क्या लिखती हैं, z की जगह पर z इंटू जेड माइनस 1 लिख देती हैं इस जगह पर कूलम्ब एनर्जी वाले टर्म में। तो हमने बस इतना किया है, अगर हम यहाँ पर z लिखते हैं, जेड स्क्वायर लिखते हैं, तो यानी कि जेड माइनस 1 क्या हो जाएगा असल में, जेड स्क्वायर माइनस जेड। तो आप ये कह रहे हो कि जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन जेड, तो आपने इसको जेड स्क्वायर कर दिया, इस तरह से लिख रहे हैं। इस अप्रॉक्सीमेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेबल है। तो कुछ किताबों में अगर हो सकता है, कुछ किताबें या कुछ नोट्स या कुछ स्टडी मटेरियल आप देखो और यहाँ पर जेड स्क्वायर की जगह पर जेड माइनस 1 दिखे, तो उसको आप घबराइएगा नहीं, दिस इज एक्सेप्टेबल। अब अगर हम मास का फॉर्मूला निकालना चाहें इससे, तो मास का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे 10 the relation for nuclear mass becomes m n z mass of proton plus n mass of neutron minus 1 by c square av a as a की पावर 2 by 3 AC z स्क्वायर a की पावर माइनस 1 by 3 a सिमेट्रिक a माइनस 2z स्क्वायर बाई a प्लस माइनस AP a टू द पावर माइनस 3 by 4। सो दिस इज द कंप्लीट फार्मूला। और अगर हम कह रहे हैं कि सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला की बात करें, तो नाउ दिस इज सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला रिटन फॉर द एक्सप्रेशन, मास एक्सप्रेशन के लिए ये पूरा लिखा गया है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक पिछली जो हम लोग की बातचीत खत्म हुई थी, उस बातचीत में आगे आप बढ़ोगे तो आप ये 2-3 लाइनें और लिख करके एक्चुअल में आपने उस टॉपिक को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये सब क्या है, इनकी वैल्यूज़ क्या ऐसे होनी चाहिए। तो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूले के बाद कुछ जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इस बात को बीड़ा उठाया कि चलो ठीक है, हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। एंड देयर वर सम स्टैटिस्टिकल मेथड, देयर वर सम अप्रॉक्सीमेशन मेथड, सम मेथड हैवीली डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, और उससे फिर इनकी कुछ वैल्यूज़ निकाली गई। अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें तो शायद 4 लोगों ने इनकी वैल्यूज़ दी हैं। मतलब इस सारे कोफिशिएंट की वैल्यू 4 अलग अलग तरह की स्टडीज़ में दी गई हैं, और ये 4 तरह की जो स्टडी है ये 4 अलग अलग मेथड से उन्होंने दी है। किसी ने बीटा डीके के मेथड से रेडियो एक्टिविटी के थ्रू निकाला, किसी ने किसी स्टेबिलिटी आइसोटोप को देख के निकाला, किसी ने न्यूक्लियर के एक्साइटेशन एनर्जी गामा रेडिएशन को देख के निकाला। तो इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से लोगों ने इन कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली है। हम अब उन 4 में से कुछ वैल्यूज़, कुछ शायद एक ही व्यक्ति हैं जिनको यूनिफॉर्मली सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि जिस मेथड के थ्रू उन्होंने निकाला था, स्टेबिलिटी एनालिसिस के थ्रू, दैट वाज द बेस्ट मेथड, ऐसा माना गया। तो वो वैल्यूज़ मैं आपको लिख देता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप इसको याद करें, लेकिन जस्ट टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे द कांस्टेंट AV, AS, AC, A सिमेट्रिक, AP were calculated by different experimental methods. The most acceptable values for these constants are as follows. लिख लेते हैं as follows. AV is equal to 15.3 million electron volt, 15.8
15.8। अब जरा देखो, इसकी यूनिट MeV की है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि वो क्वांटिटी यूनिट लेस होगी हमेशा। हो सकता है किसी केस में हमारा जो कांस्टेंट मान रहे हो वो यूनिट लेस हो, लेकिन इस केस में इस कोफिशिएंट की यूनिट वही मास की यूनिट होगी, क्योंकि ए की कोई यूनिट तो होती नहीं है। ए इज द मास नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे ए मिल जाएगा, तो ए की कोई यूनिट नहीं है। तो किसकी यूनिट है? AB की यूनिट है। यहाँ पर Z की कोई यूनिट नहीं होती, Z इज जस्ट ए नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये दोनों यूनिट लेस हैं, तो इसकी यूनिट एनर्जी की यूनिट होगी। क्योंकि देखो, लेफ्ट साइड में अगर एनर्जी का टर्म है बाइंडिंग एनर्जी, तो राइट साइड में जितने भी ये कोफिशिएंट होंगे इन सब का टर्म एनर्जी का होगा। तो अगर ये यूनिट लेस है तो जाहिर सी बात है इन कोफिशिएंट की ही वैल्यू यूनिट की वैल्यू होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, AB इज 15.8 MeV, AS जो होता है वो होता है 18.3 MeV, AC इज 0.117 MeV, असिमेट्रिक ये जो होता है दिस इज 23.2 MeV, और जो पेयरिंग एनर्जी होती है दैट इज 12 MeV। तो इस तरह से अलग अलग तरह के जो टर्म हैं उनके ये जो कोफिशिएंट है इनकी वैल्यूज़ आपने यहाँ पर लिख दी। अब इतना लिखने के बाद आप ये समझ लो, जो कुछ चीज़ें समझो, इनके इस टर्म के होने का कारण असिमेट्री था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के अनुपात का बदलाव था, और उस बदलाव में न्यूट्रॉनों की जो स्पिन होती है वो अपना रोल प्ले करती है। यानी कि ये एक तरह से क्वांटम इफेक्ट वाली बात थी। ऐसे ही पेयरिंग टर्म जो हमने बनाया था उसके पीछे भी क्वांटम मैकेनिक्स की बात थी कि अगर इवन है तो स्पिन इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, ऑड है तो स्पिन एक बचा रह जाएगा, जिसकी वजह से स्थिरता और अस्थिरता की बात आएगी। यानी कि ये भी एक तरह के क्वांटम इफेक्ट पर डिपेंड करने वाला टर्म होता है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पर इन दो इफेक्ट को नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत स्ट्रांग नहीं होते। मतलब ये इफेक्ट जो है ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा अंतर लेके आ जाते हैं हमारी पूरे न्यूक्लियर की डायनामिक्स में। न्यूक्लियर की डायनामिक्स में जो सबसे मेन खिलाड़ी हैं तीन, वो ये हैं, वॉल्यूम, असिमेट्रिक वॉल्यूम, सरफेस और कूलम। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं तीन टर्मों को मुख्य रूप से इसकी एनालिसिस करेंगे और इसके आधार पर कुछ जरूरी बातें निकाल के लाएंगे जो हमें जाननी जरूरी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व के लिए। चलिए आगे लिखेंगे, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ थ्री मेन टर्म्स of semi-empirical mass formula, the relative strength of three main energy terms of semi-empirical mass formula is represented by following figure, एक फिगर बना रहे हैं, उससे हम इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले ग्राफ को बनाते हैं। बहुत अच्छा ग्राफ है ये, बहुत अच्छा ग्राफ है। आई वुड सजेस्ट इस ग्राफ, अगर ये क्वेश्चन आए तो इन ग्राफ को आप जरूर बनाइएगा। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। देखो ऐसा है बच्चों कि जिस स्तर की न्यूक्लियर फिजिक्स आप लोगों के कोर्स में है, जिस स्तर की न्यूक्लियर फिजिक्स आप लोगों के कोर्स में है, मैंने कोशिश की है कि उसका जो अधिकतम हो सकता है वो आपको दिया जाए। तो आप ये समझिए कि आपकी जो न्यूक्लियर फिजिक्स मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरी कोशिश है कि इसमें वो सारा कुछ डाल दिया जाए जिससे ये उत्तर जितना सटीक बन सके उतना सटीक बने। इसीलिए थोड़ा सा आपको शायद लग रहा हो कि कुछ चीज़ें हम लेंथ में बता रहे हैं, कुछ चीज़ों को हम थोड़ा ज़्यादा आपको लग रहा हो खींच रहा है या लेंदी हो रहा है। लेकिन बच्चा, मतलब ये तो ग्रेजुएशन का ही ये तो एसेंस है ना। आपको तो इसी चीज़ को ही तो आगे लेकर के जाना है। ठीक है, आप मास्टर्स करना चाहते हो, आपको रेलवे तैयारी करनी है, बैंकिंग की तैयारी करनी है,
आपको एनटीपीसी वगैरह देना है, कुछ भी करो। तो इसका मतलब थोड़ी कि आप फिजिक्स पढ़ना छोड़ दोगे, बीएससी में एडमिशन लिए हो। यू जस्ट थिंक इट अबाउट दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर योर मेंटल स्ट्रेंथ। जैसे एक क्रिकेटर को फुटबॉल भी खिलाया जाता है, उसको दौड़ाया भी जाता है, उसको तमाम तरह की एक्टिविटी कराते हैं, हमेशा बैट बल्ला से ना काम करता है। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी की हर मसल्स की स्ट्रेंथ अगर आपके अंदर होगी तो आपकी बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। फिर उसमें आप क्रिकेट खेलोगे तो क्रिकेट अच्छा खेले जाओगे, या सामान्य जीवन जियोगे तो वो भी अच्छे से जियोगे। तो दिस यू जस्ट थिंक कि जो बीएससी का आप पढ़ रहे हो, आपके मन में है मुझे बैंक करना है, मुझे एसएससी करना है, ठीक है, वेरी गुड, यू हैव डिसाइडेड दैट। बट अभी जो आप कर रहे हो इट इज़ फॉर योर माइंड, इट इज़ फॉर योर ब्रेन। आपको अपने ब्रेन को ताकतवर बनाना है। अगर एक बार ताकतवर बन गया तो चाहे आप इसमें बैंकिंग की तैयारी करो, चाहे इससे सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, चाहे आप साइंस को प्रोग्रेस करो, सब चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर यही कमजोर रह गया, ये छोड़ के कह रहे हमें तो बैंक की तैयारी करनी है, हम क्यों फिजिक्स में सिर खपाएं? नो, दिस इज द, ये भागने वाला एटीट्यूड हो जाता है। तो जब भगोड़ा स्वभाव हो जाता है ना, तो आप जहां दबाव पाओगे, एसएससी में भी क्या आप लोग हलवा हर चीज, जैसे आपको लगेगा इतना सारा फैक्ट याद करना है, आप भाग के बैंक में चले जाओगे, बैंक में देखोगे इतना सारा रीजनिंग करना है तो आप भाग के एनटीपीसी में चले जाओगे। तो आप भागने वाली प्रवृत्ति के व्यक्ति हो गए होगा तो आप हर जगह से भागोगे। तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने मुझसे फ़ोन करके पूछा था कि सर कैरियर पर्सपेक्टिव में, उसमें से एक बच्चे ने बोला था कि सर मुझे तो बैंकिंग करनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं मैथ इतना क्यों पढ़ूँ। तो दैट इज़ फॉर दिस पर्पज़। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ऐसा है कुछ, ग्राफ कुछ इस तरह से है कि ये एनर्जी का टर्म है, एनर्जी की वैल्यू है। यहाँ पर आपने 0 लिया, यानी कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये हमने ले रखा है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो एक्चुअल में हमारा कर्व है कुछ ऐसा है, देखिए ये है -5, ये है -10, -5, नहीं उल्टा बना रहे हैं, -5, -10, दिस इज 5, 10, 15, इस तरह से कुछ है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ये जो आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व है वो कुछ इस तरह से है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व कुछ इस तरह से आया, इस तरह से। इसको अलग रंग से बनाते हैं। दिस रेड इज द एक्चुअल कर्व, जो कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। ऐसा ही तो है कि बीच में उठा है, इधर भी गिरा है, इधर भी गिरा है। अब जो वॉल्यूम एनर्जी टर्म होता है वो ये लाइन है, इस तरह से होता है। तो अगर हम कहें कि हमारे बाइंडिंग एनर्जी में केवल वॉल्यूम एनर्जी टर्म का रोल होता, तो आपका ये जो कर्व ऐसे गया है ये बिल्कुल स्ट्रेट होता। तो अगर हम वॉल्यूम टर्म की बात करें तो वॉल्यूम टर्म के हिसाब से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कर्व बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अब आप देखो खेल, जो सरफेस एनर्जी वाला टर्म होता है, इसको हम जरा सा यहाँ से करते हैं। जो सरफेस एनर्जी वाला टर्म है उसके साथ क्या होता है कि सरफेस एनर्जी वाला टर्म ऐसे होता है, दिस इज द नेचर ऑफ सरफेस एनर्जी टर्म। और जो कूलम टर्म होता है उसका नेचर कुछ ऐसे होता है। सो ये है हमारा वॉल्यूम टर्म, ये है हमारा सरफेस टर्म, ये है हमारा कूलम टर्म, और इस तरफ हमने ए ले रखा है, ठीक है। अब हम कुछ वैल्यू दिखा दें, जैसे ये देखो, जस्ट कुछ वैल्यू है, ए 20 है, ये ए 50 है, यहाँ बगल में ही बना दें, यहाँ ए 60 है, यहाँ हम बना दें ए 80 है एटॉमिक नंबर। अब बच्चों जरा इस हिसाब से देखो कि वैसे तो ए जब 20 है, एटॉमिक मास जब 20 है, तो वॉल्यूम एनर्जी टर्म के हिसाब से टर्म 15 MeV इसकी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन इसी जगह पर
जो इसका रोल है किसका, इस वाले कर्व का, यानी कूलम का कर्व का, कूलम का कर्व का इफेक्ट कम है, क्योंकि देखो 0 से ये कुछ होगा शायद -4 होगा, तो इसका है रोल -4। ठीक है, अब क्या है, एटम जो है हमारा वो 20, जब उसका मास नंबर 20 है तो बहुत बड़ा तो है नहीं। बहुत बड़ा नहीं होने का मतलब है कि वो छोटा एटम है, और हमने देखा था छोटा न्यूक्लियस है, छोटा न्यूक्लियस है। तो छोटे न्यूक्लियस के साथ क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द एटम जो होते हैं उसके वॉल्यूम में तो कम होंगे, सरफेस पे ज़्यादा होंगे। तो जो सरफेस टर्म है आप देखो, वो सरफेस टर्म इस जगह पर है, तो -4 है, और ये आप कह लो -5 -7, तो यहाँ कुछ है। ठीक है, तो इस समय कूलम टर्म है -4 और सरफेस टर्म है -7, तो ये हो जाएगा -11। ये टर्म है 15, तो ये हो जाएगा -15 -11, 15 में से 11 गए 4। तो कुछ यहाँ पर इस जगह पर आप देखो, ये कुछ अगर मैं कहूँ थोड़ा सा इसकी वैल्यू, अब तुमने रैंडमली कोई 7 और इस तरह से वैल्यू ले ली है, थोड़ा सा ठीक से करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 15 ना होकर के उससे कुछ वैल्यू कम हो जाएगी। हम थोड़ा सा इस ग्राफ को और सिस्टमेटिक, हमने तो जस्ट रैंडम से बना दिया है, लेकिन ये आप देख सकते हो कि इसका भी माइनस इफेक्ट और इसका माइनस इफेक्ट मिल करके ये जो प्लस इफेक्ट है उसको नीचे ले आएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, आप देखो यहाँ 50 पे आए, 50 पे आए तो ये जो -7 था ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, ये बढ़ते बढ़ते हो गया, हो सकता है -4 हो गया, और ये जो माइनस यहाँ पर जो -4 था ये बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया, और हो सकता है -6 हो गया मान लो। तो जब ये -6 हो गया तो ये -6 -4 -10 हो गया, तो अब 15 में से 10 घट रहा है, तो पहले ये 4 था, अब ये बढ़ के 5 हो गया। तो इसीलिए इस वैल्यू पर ये वैल्यू आपको थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है। अगर हम इसको कहें, सपोज कर लो, अगर हम इसको कहें 0, इसे कहें 2, इसे कहें कुछ 4, इसे कहें कुछ यहाँ पे कर लो 7, इधर कहें कुछ 10, इस तरह से कुछ कहें, अब समझने के लिए आप बना लो। तो ये -10 कुछ 4 कुछ 8 कुछ 10 इस तरह से कहें, तो ये यहाँ पर है, आ गया, इस जगह की वैल्यू आ गई। तो पहले क्या था, ये -7 था, ये -4 था, तो ओवरऑल -11 हुआ, 15 में से 11 गए, 4 बचा, तो आपकी वैल्यू 15 के बजाय 4 दिख रही थी। फिर आपने यहाँ देखा, ये घटते घटते -5 से और घटा, -6 हो गया। सरफेस वाली एनर्जी वाला टर्म जो था वो अब क्या है, -4 हो गया, तो 6 4 10 हो गया। अच्छा, अब यहाँ आके देखो इस जगह पे क्या हुआ, इस जगह पे क्या हुआ कि यहाँ पर ये बढ़ करके कितना हो गया, ये बढ़ करके हो गया 5 था, ये हो गया -3, और ये जो टर्म था ये घटते 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 कितना हो गया, शायद -9, तो -9 -3 कितना हुआ, 12, तो ये हो गया 15 -12 यानी हुआ 3, तो 3 का मतलब यहाँ पर आ गया, और 4 से भी नीचे आ गया ये। तो इस तरह से हम इस ग्राफ को देख करके इस बात को बता सकते हैं कि जो कर्व सिर्फ वॉल्यूम एनर्जी टर्म की वजह से बिल्कुल सीधा होना चाहिए, वो सीधा ना होकर के इस तरह का कर्व्ड क्यों हो जाता है। उसका कारण यह है कि जैसे जैसे आप ए बढ़ाते हो तो आप देखो सरफेस एनर्जी का टर्म मोर माइनस से लेस माइनस होता है। मोर माइनस मतलब सरफेस एनर्जी बहुत स्ट्रांगली बाइंडिंग एनर्जी का अपोज कर रही थी, जब ये -10 या उससे भी कम रही होगी। और लेस माइनस होने का मतलब क्या है, अब सरफेस एनर्जी की विरोध का जो टर्म है वो कम हो रहा है। क्यों, कल मैंने बात की थी कि अगर आपका न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियस की सरफेस पे जो न्यूक्लियॉन रहते हैं उनका अनुपात उसके अंदर रहने वाले न्यूक्लियॉनों की तुलना में कम हो जाता है। बड़ा न्यूक्लियस होने की वजह से अंदर ज़्यादा न्यूक्लियॉन भरे हैं, सरफेस पे ये न्यूक्लियॉन उसकी तुलना में कम है, और सरफेस के न्यूक्लियॉन ही सरफेस एनर्जी टर्म को बनाते हैं। तो जब न्यूक्लियस बड़ा होने लगता है, जैसे यहाँ आ गया, तो आप देखो ये सरफेस एनर्जी टर्म जो पहले ज़्यादा -10 की रेंज में था, अब वो -3 की रेंज में हो गया। -3 मतलब अब वो मोर पॉजिटिव है, -10 की तुलना में -3 मोर पॉजिटिव है। यह कहो कि सरफेस एनर्जी टर्म अब कम स्ट्रांगली अपोज कर रहा है हमारे
बाइंडिंग टर्म को। लेकिन ज़्यादा बड़ा एटम होने की वजह से ज़्यादा प्रोटॉन हो गए, और ज़्यादा प्रोटॉन हो गए तो ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे को धक्का देने लगे, तो जो हमारा ये कूलम्बिक टर्म था, जो पहले -1 था, -2 था, जब एटम छोटा था तो कम प्रोटॉन थे, कम रिपल्सन था। एटम बड़ा हो गया तो आप देखो ये मोर निगेटिव हो गया। मोर निगेटिव होने का मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी को ज़्यादा अपोज करने लगा। तो कुल मिला के ये समझो कि जब न्यूक्लियस छोटा होता है तो सरफेस एनर्जी टर्म घटने वाला बड़ा होता है, किसकी तुलना में? कूलम्ब के टर्म में। तो सरफेस वाला टर्म जो होता है वो सरफेस टेंशन जैसा है, जो कि न्यूक्लियस को गोल बनाए रखने की कोशिश करता है। कूलम्बिक टर्म वो होता है जो उसको दो हिस्सों में तोड़ने का काम करता है। जब न्यूक्लियस छोटा होता है तो उस समय सरफेस एनर्जी टर्म जो है वो उसका सरफेस इफेक्ट जो होता है वो बढ़ा रहता है, कूलम्बिक इफेक्ट कम रहता है। लेकिन जब आप मिड में पहुंचते हो 60 के करीब, जब आयरन है वहीं पर, आयरन निकल के केस में, उस समय क्या होता है कि समहाउ एक ऐसी बैलेंस स्टेबिलिटी की स्थिति आती है कि सरफेस का टर्म और कूलम्बिक टर्म ये दोनों मिल करके कुछ ऐसी वैल्यू ले लेते हैं कि बहुत ज़्यादा माइनस इफेक्ट ना बने। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस इफेक्ट -11 का था, यहाँ पे माइनस इफेक्ट -10 का था, और आगे जा कर के यहाँ माइनस इफेक्ट -12 का हो गया। तो हमने क्या देखा? माइनस इफेक्ट यहाँ ज़्यादा है, माइनस इफेक्ट यहाँ ज़्यादा है, लेकिन इस बीच में माइनस इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसीलिए इस बीच वाले हिस्से में बाइंडिंग एनर्जी कर्व थोड़ा ऊपर उठता है। इधर क्यों नीचे है? क्योंकि सरफेस एनर्जी वाला टर्म ज़्यादा माइनस है। इधर क्यों नीचे हुआ? क्योंकि कूलम्बिक एनर्जी वाला टर्म ज़्यादा माइनस है। तो इस प्रकार से ये हमारा ऐसा बहुत बढ़िया सा कर्व है जो केवल इन्हीं तीन कर्वों के, इन्हीं तीन टर्मों के रूप में इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व को बहुत अच्छे से समझा ले जाता है। ये है इस पूरे कर्व का खेल। अब मैं थोड़ा सा इसको और सिस्टमैटिक तरीके से बना देता हूँ, और इसको प्रॉपर तरीके से बना देता हूँ और अच्छे से। तो इसको ऐसे कर देते हैं। पहले ये नंबर दे देते हैं, फिर इनके हम इसको हम 0 कहें, इसको -5 कहें, इसको -10 कहें, तो ज़्यादा सही से रहेगा ये। जो एक्सपेरिमेंटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व का फॉर्मूला था वो ये है B/A MEV में इस तरफ। और इसकी अगर हम बात करें तो ये 5 हो जाएगा, थोड़ा सा ये 5 हो जाएगा, यहाँ कहीं 10 हो जाएगा, यहाँ कहीं 15 हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये तीन टर्मों का आपसी तालमेल दिखा सकते हैं, सरफेस टर्म को। अब इसको लिख लेते हैं। तो लिखोगे, पहले तो हम यहाँ दिखाएंगे, 3 हिस्से दिखाएंगे। लो A की वैल्यू आप यहाँ पर 1 दिखा दो, A स्मॉल, यहाँ कहीं दिखा दो A मिड, और यहाँ कहीं दिखा दो A लार्ज। तो आपने 3 चीज़ें दिखा दी। मेरे ख्याल से A स्मॉल थोड़ा सा
और इधर ले आओ, यहाँ पर ये है ए स्मॉल, मिड को थोड़ा मिड दिखे तो, मिड जहाँ उठ रहा था ये है ए मिड, दिस इज ए स्मॉल, ए लार्ज। ठीक है, ये हो गया। लिख लो इसके बारे में, पहला पॉइंट लिखो, एट लो ए की वैल्यू स्मॉल है, एट लो ए वैल्यूज the surface energy term is strong enough, the surface energy term is strong enough in comparison to, surface energy term is strong enough in comparison to Coulomb energy term, in comparison to Coulomb energy term, due to which the overall binding energy per nucleon is small, due to which the overall binding energy per nucleon is small. Second point, at the mid value of A यानी mass number, at the mid value of mass number, the surface energy is almost, ऐसे देखो, mid the surface energy and Coulomb term are such that they attain the stability condition, so that the binding energy per nucleon get its maximum value, तो अब न्यूक्लियस के, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या खेल हुआ है मिड में, जब बहुत छोटा था तो ऐसी स्थिति में अधिकतर न्यूक्लियॉन जो थे वो सरफेस पे थे, अंदर न्यूक्लियॉन उनकी तुलना में कम थे, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था, सरफेस एनर्जी टर्म। जब बड़ा हो गया न्यूक्लियस तो सरफेस वाले न्यूक्लियॉन तो जो थे उनकी संख्या जो न्यूक्लियस के अंदर वाले न्यूक्लियॉन हैं उनकी तुलना में कम दिखाई देने लगी। तो जब अंदर वाले न्यूक्लियॉनों की तुलना में सरफेस वाले न्यूक्लियॉन कम दिखने लगे, इसका मतलब सरफेस एनर्जी वाला टर्म कमज़ोर हुआ और जो कूलम्बिक टर्म था वो स्ट्रांग हो गया। लेकिन जब आप इस रेंज में थे, नॉट सो बिग नॉट सो स्मॉल, तो ऐसी स्थिति में सरफेस वाले टर्म में आप कह सकते हो जितने मॉलिक्यूल लगभग जितने न्यूक्लियॉन सरफेस पे थे, लमसम वैसे ही कुछ न्यूक्लियॉन वॉल्यूम के अंदर थे। तो यहाँ पर सरफेस वाले ज़्यादा हैं वॉल्यूम वाले की तुलना में, यहाँ सरफेस वाले कम हैं वॉल्यूम मतलब जो अंदर वाले उनकी तुलना में। लेकिन ये जो मिड वाली मध्यवर्गीय स्थिति थी, इसमें कुछ हद तक इनमें समानता थी। अभी प्रोटॉन भी इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं कि बहुत तेज़ी से धक्का देने लगे जैसे यहाँ है, और सरफेस के टर्म भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनुपातिक रूप से कम नहीं हुए हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति आइडियल स्थिति बन जाती है। तो जब यहाँ स्टेबिलिटी सरफेस वाले टर्म की वजह से कम हो रही है, यहाँ स्टेबिलिटी मतलब बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू यहाँ सरफेस वाले टर्म की वजह से कम हो रही है, यहाँ कूलम्बिक वाले टर्म की वजह से कम हो रही है, क्योंकि यहाँ दोनों ही टर्म लगभग अपने ऑप्टिमम वैल्यू पर है।
बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रांगली घटा नहीं रहा है, तो माइनस तो हो रहा है लेकिन उतना नहीं जितना यहाँ या जितना यहाँ। इसीलिए हम देखते हैं कि इस रेंज के जो एटम, इस रेंज के जो न्यूक्लियस होते हैं, उनका बाइंडिंग एनर्जी कर्व थोड़ा सा बीच में उठा हुआ होता है। तो ये गैप जो है कम है, यानी बहुत ज़्यादा घटा नहीं है। 15 में से मान लो 10 घटा, तो ये वैल्यू आ गई 5। सपोज यहाँ 15 में से 11 घटा, तो ये वैल्यू आ गई 4। 15 में से 11 घटा तो वैल्यू 4। और यहाँ 15 में से 13 घटा, 12 घटा, तो वैल्यू आ गई 3। तो इधर भी कम, इधर भी कम, बीच में रिलेटिवली ज़्यादा है। इस तरह से वही आपने लिखा है। तीसरा लिखोगे व्हेन A इज लार्ज, व्हेन A बिकम्स लार्ज, A बहुत ज़्यादा हो जाता है, both coulomb term, A become large, the coulomb term increases more in comparison to surface term, that decreases the overall binding energy per nucleon value. तो देखो बच्चों, इस कर्व में हम लोगों ने जो बाइंडिंग एनर्जी पर कर्व था उसको ऐसे लिया। इस कर्व को एक और तरीके से बना सकते हैं, इस कर्व को एक और बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। टेस्टर कहाँ गया? उसको भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, वो भी बहुत अच्छा कर्व है। तो यहाँ पे लिखोगे, अगला लिखोगे, द इंटरप्ले ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व इन semi empirical mass formula, the interplay of terms involved in semi empirical mass formula may also be represented by figure 2। तो बच्चों इसको फिगर 1 कह दो, और अब हम बनाएंगे फिगर 2। ये है हमारा फिगर 2। इस फिगर 2 में हम 0 शुरू करेंगे, कुछ भी माइनस नहीं रखेंगे। इसे यहाँ माइनस रखा था दिखाने के लिए, चूंकि दो टर्म माइनस के तो होते हैं सिमेट्रिक और सरफेस, लेकिन अब हम इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे। अब हम एक नए तरीके से दिखाएंगे। जैसे हमने कहा ये टर्म किसका है? वॉल्यूम टर्म। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर हम इसे बाइंडिंग एनर्जी आप निकाल रहे हो ZA, ये बाइंडिंग एनर्जी है। अगर हम इसको A से डिवाइड कर दें तो आपके पास बचेगा था AVA माइनस A सरफेस A⁻⁻2/3 माइनस A कूलम्ब Z स्क्वायर A⁻⁻1/3 माइनस A असिमेट्रिक A-2Z स्क्वायर/A प्लस माइनस A पेयरिंग A⁻⁻3/4। इस तरह से आपके पास सारे टर्म थे। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में सबको A से डिवाइड कर दो, इन सबको आप A से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? ये तो घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ एक टर्म आएगा AV, और AV की वैल्यू कुछ 15.8 MeV करीब थी, तो ये ऐसा होना चाहिए, है ना। तो अगर हम सोचें कि थोड़ी देर के लिए सोचो, ये सारे टर्म अभी नहीं जुड़े हैं, थोड़ी देर के लिए सोचो, ये सारे टर्म नहीं जुड़े हैं, तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सिर्फ किसके बराबर है? AV के बराबर। तो आपका ग्राफ ऐसे होना चाहिए। अब आपने क्या किया? इसमें से एक टर्म जोड़ दिया, तो आपने सोचा कि सिर्फ और सिर्फ ये टर्म है और सरफेस वाला टर्म है। अब सरफेस वाला टर्म जो है वो तो माइनस के साथ में है। अब यहाँ कैंसिल करके देख लेना, वो तो आ जाए कुछ वैल्यू। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि हमारा जो कर्व है, अगर इन दो टर्म के साथ प्लॉट करें तो ऐसे प्लॉट होता है। मतलब वॉल्यूम टर्म में अगर आप सरफेस का टर्म जोड़ोगे
तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। इस एरो का मतलब है वॉल्यूम के साथ अगर आपने वॉल्यूम टर्म के साथ में अगर सरफेस एनर्जी का टर्म जोड़ा तो हमारा ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। फिर आप क्या करें, एक और चीज़ जोड़ दीजिए। अब ये भी टर्म आपने जोड़ दिया तो आपके पास 1 2 3 टर्म है। एक और माइनस का टर्म है, जब एक और माइनस का टर्म जोड़ दोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, इस तरह से। तो सरफेस एनर्जी का टर्म इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा जब आप इसमें कूलम टर्म भी जोड़ दोगे। फिर क्या किया आपने, इसमें असिमेट्रिक टर्म भी जोड़ दिया। असिमेट्रिक टर्म जोड़ दोगे तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस तरह का हमारा ग्राफ हो गया। तो हमारा ग्राफ ऐसे शिफ्ट हुआ कब, जब आपने इसमें असिमेट्री का टर्म जोड़ दिया। और ये जो ग्राफ था, अब इसमें जो ये वाला टर्म होता है बड़ा छोटा होता है तो इसके जोड़ने से बहुत हल्का फुल्का इस पे असर पड़ेगा, वो भी इवन ऑड पे डिपेंड करता है। किसी किसी केस में तो जीरो भी हो जाता है, जैसे ऑड इवन, इवन ऑड है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा मतलब उतनी इंपॉर्टेंस इस ग्राफ को प्लॉट करने में नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ हमने केवल 3 टर्म दिखाए थे, वॉल्यूम, सरफेस, कूलम। अब की बार हमने 4 दिखा दिए, वॉल्यूम, सरफेस, कूलम, असिमेट्री। तो इसकी वजह से हमारा जो ये लाल वाला ग्राफ है असल में यही वो ग्राफ है जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। एक्सपेरिमेंटल भी लोगों ने जो कर्व प्राप्त कर रहे थे वो ऐसा था। तो इस प्रकार से हम इस फिगर में, ये ए है, इस फिगर में क्या दिखा रहे हैं, कैसे वॉल्यूम टर्म में आप जब एक एक टर्म जोड़ते जाते हो तो आपका जो कर्व है वो धीरे धीरे कैसा आकार लेने लगता है, जैसे आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक्चुअल में होता है। तो ये वैल्यू 15 से घट के 8 के करीब आ जाती है। और ये आखिरी वाला ग्राफ है, ये वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो कर्व था वो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूले से काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो पा रहा था। मतलब काफ़ी चीज़ों को काफ़ी हद तक देखो, ग्राफ ये इससे यहाँ तक आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला ये बढ़िया फार्मूला है। और अगर ये फार्मूला उपयोगी दिख रहा है इसका मतलब है जिस सिद्धांत को यूज करते हुए ये बनाया गया है, यानी कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल के सिद्धांत को, बूंद के मॉडल के सिद्धांत को, ये मान करके कि स्फेरिकल होता है, ये मान करके कि जो कूलम्ब एनर्जी टर्म में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी टर्म होता है उसी से हम ले सकते हैं। तो जो हमने रास्ते में ड्राइव करते समय जो कुछ भी माना था वो सब कुछ सही साबित हो जाएगा अगर रिजल्ट हमारा सही आ रहा है। जैसे अलजेब्रा में आप करते हो ना, अलजेब्रा में आप कैसे करते हो कि मान लो आपको x = y ये प्रूफ करना है, तो आप लेके चलो x = y, ये लेके चला, और ये लेके चलने के बाद आपने कोई ऐसा रिजल्ट पाया जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर ये फिजिकली पॉसिबल नहीं तो इसका मतलब हमने जो अजम्पशन लेके चले थे वो गलत है। तो अगर x ≠ y गलत है तो दूसरा पॉसिबिलिटी बनता है कि x = y। दिस इज कॉल्ड इनवर्स लॉजिक, रिवर्स लॉजिक। सुकरात का एक बहुत अच्छा टूल था ये। सुकरात इसी लॉजिक, रिवर्स लॉजिक के थ्रू ही वो सुकरात अपने समय में लोगों से वाद विवाद करते थे। तो वही अलजेब्रा में भी लोगों ने लगाना शुरू कर दिया कि जो चीज़ प्रूफ करनी है उसको गलत मान लो, और अगर वो चीज़ जो गलत मानी उससे कोई गलत चीज़ आ गई इसका मतलब है कि वो चीज़ सही नहीं है, तो जो सही है वही हमारे सामने आ जाएगा। ऐसा कुछ रिवर्स लॉजिक इसको कहते हैं। अरस्तु, प्लूटो, इन सबकी ये लॉजिक थ्योरी थी। ये हो गया हमारे पास। तो आप देख रहे हो इसमें कुछ ज़्यादा कहना नहीं, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी है, जस्ट ये कर्व ही अपने आप में सब कुछ दिखा रहा है। बस आखिर 1 2 3 लाइनें लिख दो कि फिगर 2 रिप्रेजेंटेड द रोल ऑफ डिफरेंट टर्म्स ऑफ सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। चलिए अब आगे हम लिखेंगे अगला एक क्वेश्चन लिखो। एक्सप्लेन द फिजनेबिलिटी, लिख दे रहा हूं मैं अभी आपके लिए।
एक्सप्लेन द फिजनेबिलिटी, फिजन होने की क्षमता यानी फिजन होने की एबिलिटी। एक्सप्लेन द फिजनेबिलिटी पैरामीटर फॉर न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। एक्सप्लेन द फिजनेबिलिटी पैरामीटर फॉर न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस by considering oscillation of nucleus model, by considering the oscillation of nucleus। अब देखो जो बोहर थे, बोहर जब अपना लिक्विड ड्रॉप मॉडल बनाते हैं तो उसके साथ एक और व्यक्ति आके जुड़ जाते हैं जिनका नाम था जॉन व्हीलर। तो व्हीलर और बोहर मिल करके एक अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि शुरू में जो हमारा न्यूक्लियस है वो इस तरह से स्टेबल होता है, इस तरह से एक स्फेरिकल शेप का लिए होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। अब इसमें क्या है, इस समय क्या हो रहा होगा कि हो सकता है इसका साइज बड़ा है तो इसके अंदर कूलम का जो टर्म है वो सरफेस के टर्म से बड़ा हो जाता है। अंदर बहुत सारे प्रोटॉन हैं तो प्रोटॉन धक्का दे रहे हैं। इस धक्का मुक्की का असर क्या होता है? इस धक्का मुक्की का असर ये होता है कि ये इसका आकार थोड़ा ऐसा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एलिप्सॉइड। जो अंदर धक्का मुक्की चल रही है उसकी वजह से इसका जो आकार है ये स्फेरॉइड से एलिप्सॉइडल शेप का हो जाता है। इसको आप विजुलाइज करो, से कटहल नहीं होता है उस तरह का हो जाता है, ये कुछ स्फेयर जैसा है। अभी भी अब इससे क्या हुआ, स्फेरॉइड चूंकि स्फेयर से अलग हो गया तो इसका सरफेस एरिया चेंज हो गया। फिर क्या होता है, फिर ये स्फेरॉइड इस तरह से एक नेक हो जाता है, इसमें एक गला जैसा बन जाता है। नेकिंग मतलब इसको नेकिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें नेक बन गया, ये हो गया। अब नेक बन गया तो क्या हुआ कि जो प्रोटॉन यहाँ थे और जो प्रोटॉन यहाँ थे इनके बीच की दूरियां बढ़ गई। से कुछ प्रोटॉन इधर चले गए, कुछ प्रोटॉन इधर चले गए। तो जब दो प्रोटॉन एक दूसरे मतलब दो क्या और भी प्रोटॉन जो थे वो दो हिस्सों में बट गए तो जाहिर सी बात है उनके अब यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो कम संख्या में बचे, यहाँ हो गए प्रोटॉन वो भी कम संख्या में बचे। पहले क्या थे, इस पूरे जगह पे सब प्रोटॉन फैले तो सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। अब चूंकि उनके बीच की दूरी यहाँ बढ़ गई तो जब दूरी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो कूलम्ब का टर्म था वो वीक पड़ गया। पहले यहाँ कूलम्ब का टर्म स्ट्रांग था, यहाँ भी स्ट्रांग था, लेकिन जब इस तरह से दो हिस्से बन गए, दो लोब बन गए तो कूलम्बिक टर्म स्ट्रांग जो था वो वीक हो गया। लेकिन जो दो बूंद जैसे स्ट्रक्चर बनी, इसका सरफेस एरिया है S1 और इसका सरफेस एरिया भी है मान लो S1। इन दोनों का सरफेस एरिया मिल करके ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया। जब ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया तो सरफेस एनर्जी का जो इफेक्ट है वो अब आपका बढ़ गया। अब ये समझो कूलम एनर्जी का टर्म जो होता है, सरफेस एनर्जी का टर्म एक तरह से समझ लो सरफेस टेंशन का टर्म है, सरफेस टेंशन वाला टर्म है। तो अब सरफेस टेंशन का टर्म एक तरह से समझ लो स्ट्रांग हो गया कूलम्बिक टर्म से। तो जहाँ और सरफेस टेंशन का कर्व का क्या रोल होता है पानी की बूंद में, हम लोग पढ़ते हैं कि पानी की बूंद गोल इसलिए होती है क्योंकि लिक्विड का जो सरफेस टेंशन होता है वो मिनिमम सरफेस एरिया वाला स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है और मिनिमम सरफेस एरिया वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्फीयर होता है। तो यहाँ पर जैसे ही ये सरफेस वाला टर्म स्ट्रांग होता है कूलम के टर्म की तुलना में, वैसे ही ठीक है, वैसे ही क्या होता है, ये अब टूटता नहीं है, अब ये टूटने की स्थिति में नहीं आता, ये फिर से मिलते हैं। जो सरफेस एनर्जी वाला टर्म है वो सरफेस एनर्जी वाला टर्म सरफेस टेंशन को बढ़ाता है ताकि ये बूंद फिर से मिल जाए, स्फेरिकल शेप में हो जाए और ये आकर के मिलता है, मिलते हैं तो ऐसा हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है। तो आप अगर इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो तो समझ लो कुछ ऐसा हो रहा होगा, स्फेयर हुआ, एलिप्सॉइड हुआ, इस तरह से नेकिंग हुई, नेकिंग से फिर एलिप्स हुआ, फिर स्फेयर बन गया, फिर इसमें दिक्कत हुई, फिर एलिप्सॉइड हुआ,
फिर नेकिंग हुई, लेकिन सरफेस एनर्जी टर्म बैलेंस कर ले गया, फिर से ये इस तरह से हो गया। तो इस तरह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो हरकत कर रहा है, कुछ ऐसे ना, ऐसे गोला था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर इस तरह से गोला हुआ, फिर एलिप्सॉइड ऐसे बन गया, फिर ऐसे दूर गया, फिर गोल करके फिर एलिप्सॉइड हो गया। तो यहाँ पर न्यूक्लियस क्या कर रहा है, एक तरह से ऑसिलेशन कर रहा है, उसका आकार जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। अब होगा क्या कि यहाँ पर एक क्रिटिकल कंडीशन आएगी। एक क्रिटिकल कंडीशन ऐसे आएगी कि जब ये स्ट्रक्चर बन रहा होगा उस समय सरफेस एनर्जी टर्म बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, बल्कि किसी तरह से कूलम एनर्जी को बैलेंस करेगा आकार की वजह से, कि भाई इसका भी आकार बहुत बड़ा है, यहाँ भी बहुत सारे हैं, यहाँ बहुत सारे हैं। कूलम एनर्जी दो हिस्से में बंटने की वजह से कम तो हुई, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि सरफेस एनर्जी उस पर भारी हो जाए। ये केस हम यूरेनियम प्लूटोनियम के साथ देखते हैं। तो अब जब ऐसा हुआ तो इसके बाद वापस से सरफेस एनर्जी टर्म कूलम को कंट्रोल नहीं कर पाया, बल्कि इसके बाद क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर दो हिस्सों में टूट गया। ये जो दो हिस्से थे, ये इधर बन गया, ये इधर बन गया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि एक अगर बूंद की तरह से हरकत करता हुआ माना जाए तो कूलम एनर्जी और सरफेस एनर्जी टर्म के इंटर मैग्नीट्यूडल, उनके जो मैग्नीट्यूड का जो इफेक्ट है उसका हम लोग यहाँ पर रोल देखेंगे। अगर शुरू में कूलम हावी है सरफेस पर, फिर उसकी वजह से कुछ ऑसिलेशन सेटअप हुए। अब हो सकता है कि वो न्यूक्लियस किसी तरह की एक्साइटेशन एनर्जी पा गया, इसलिए ऐसा कुछ शुरू हो गया उसके अंदर। हो सकता है उसने एक झटके से गामा रेडिएशन निकाला और रिकॉइल की वजह से वो ऐसा शुरू कर दिया, या उससे कोई न्यूट्रॉन आके टकरा गया, ऐसा कुछ हो गया। किन्हीं वजहों से हुआ तो वो ऑसिलेट करता रहेगा अगर चीज़ें उसकी स्टेबिलिटी कंडीशन के अंदर हो। यहीं से हम अपना निकाल पाएंगे एक फिजनेबिलिटी कंडीशन होती है। फिजनेबिलिटी कंडीशन का मतलब होता है, हम देखेंगे कि Z² ये होता है फिजनेबिलिटी पैरामीटर। अगर Z² की जो वैल्यू होती है, अगर ये 44 या उसके अंदर है, मतलब किसी भी न्यूक्लियस के लिए आप Z² निकालो, अगर उसकी वैल्यू 44 से कम है तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस अपने आप को इस तरह से ऑसिलेट करेगा, दूर जाएगा लेकिन फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, वो फिर से अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। तो न्यूक्लियस में इस तरह से हरकतें होती रहेंगी, ऑसिलेशंस होते रहेंगे, बट इट विल नेवर गो टू द फिजन प्रोसेस कि टूट जाए। ऐसे है ना, परिवार है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि बंटवारा हो जाए। जस्ट आप इसको सोचना चाहो तो इस तरह से। लेकिन अगर फिजिबिलिटी फैक्टर से ज़्यादा हो गया, आपके पास एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसका Z² 50 है या 60 है, जैसे यूरेनियम के लिए होता है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ अगर किसी तरह से इस तरह का ऑसिलेशन सेटअप हो गया, ये जो हरकत है, ये जो घटना है शुरू हो गई, तो अल्टीमेटली चूंकि अब ये वैसा होगा कि लोग आपस में वैसे एक दूसरे चिढ़े हुए बैठे थे, बहाना ढूंढ रहे थे कोई झगड़े का, झगड़ा शुरू हो गया, उसी झगड़े के बहाने टूट के अलग हो गए। सोशल स्ट्रक्चर में ऐसा है। तो सोसाइटी की भी फिजनेबिलिटी होती है ना, घरों परिवारों की भी फिजनेबिलिटी होती है कि बस उनको टूटने का बहाना ढूंढ रहे थे, टूट के अलग हो गए, किसी बहाने से छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर Z² को हम फिजनेबिलिटी फैक्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वही डिसाइड करता है नंबर कि ये न्यूक्लियस अस्थिर होने के बाद, ऑसिलेशन की मोड में जाने के बाद वापस से अपने आप को बनाए रखेगा, भले वो हिलता डुलता रहे, धीरे धीरे एनर्जी मैनेज करेगा, कि वो एक बार सेटअप हुआ तो टूट गया। इस वजह से याद करो, मैंने एक बात शायद पिछले लेक्चर में कहा था कि यूरेनियम प्लूटोनियम ऐसे एलिमेंट होते हैं, यूरेनियम खासतौर पर, कि एक थर्मल न्यूट्रॉन इनसे टकरा जाए तो वो टूट जाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो क्यों भाई, बस वो इसका यही है, वो वैसे ही इतना बड़ा था, अस्थिरता उसके अंदर थी, एक हल्की एनर्जी से आया हुआ न्यूट्रॉन आया, उसने धक्का मारा, चूंकि हल्की एनर्जी से आ रहा था उसने लगभग सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दी न्यूक्लियस को, और बस न्यूक्लियस तो बहाना ढूंढ रहा था, उसने उस एनर्जी को लेकर के अडॉप्ट किया, ऑसिलेशन शुरू किया और टूट के दो हिस्सों में बंट गया। तो इसलिए हम देखते हैं कि हो सकता है वो खुद से सेल्फ फिजन ना कर पाए, अपने आप में टूट पाए, लेकिन एक छोटे से कारण, एक थर्मल न्यूट्रॉन की वजह से भी वो उस घटना को शुरू करके टूट जाते हैं।
तो यहाँ पर रोल आता है फिजनेबिलिटी फैक्टर का, और इस फैक्टर को इस ग्राफ के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि बोहर और व्हीलर का काम था कि हाउ दे डिसाइडेड, हाउ दे कैलकुलेटेड दिस फैक्टर। इसका कैलकुलेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, बट इसका रोल हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। लिखो प्यारो जल्दी से। By using the liquid drop model, Bohr and Wheeler, by considering the liquid drop model, Bohr and Wheeler considered the process of nuclear fission, from the point of view of oscillating liquid drop, from the point of view of oscillating liquid drop. Full stop. They suggested the fission process as follows. लिखें अगले पैराग्राफ से। If the nuclear liquid drop is deformed, मतलब न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप की तरह कह रहे हैं, तो हम भी वही कह रहे हैं। इफ द न्यूक्लियर लिक्विड ड्रॉप इज डिफॉर्म्ड, डिफॉर्म मतलब होता है विकृत किया गया, किसी वजह से विकृत हुआ, किसी एनर्जी की वजह से, किसी टक्कर की वजह से, किसी वजह से, इज डिफॉर्म्ड फ्रॉम इट्स spherical shape to ellipsoidal shape, comma, the Coulomb energy term start to decrease, and the surface energy term start to increase. The Coulomb energy term start to decrease, the surface energy term start to increase. इसको अंडरलाइन कर लो। सवाल है क्यों ऐसा होगा, तो लिखो, क्यों का जवाब लिखो। This is because in ellipsoidal shape, देखो ये वाला शेप, this is because in ellipsoidal shape the protons are apart from each other, in comparison to the spherical shape, full stop. This weaken, WEAKEN, कमजोर करना, this weaken the Coulomb energy term, क्योंकि प्रोटॉन दूर दूर हो गए ना, यहाँ प्रोटॉन अभी बड़ा इस तरह से लंबा हो गया, तो कुछ प्रोटॉन इस हिस्से में, कुछ प्रोटॉन इस हिस्से में, जैसे यहाँ देखो इस हिस्से में ज़्यादा प्रोटॉन, इस हिस्से में, तो प्रोटॉनों के बीच की दूरियाँ बढ़ी, तो कूलम एनर्जी टर्म पहले कुछ तो कम हुआ होगा। दिस वीकन द कूलम एनर्जी टर्म एंड एट द सेम टाइम the surface area of shape increases, that increases the role of surface energy term. Full stop. This process started a struggle between Coulombic force and surface energy term. This process started a struggle, एक मतलब कूलम एनर्जी टर्म सरफेस एनर्जी टर्म के बीच में एक संघर्ष शुरू हो गया। स्टार्टेड अ स्ट्रगल बिटवीन
कोलम्बिक फोर्स टर्म एंड सरफेस एनर्जी टर्म। अब होता क्या है, फॉर स्मॉल न्यूक्लियस, छोटे न्यूक्लियस के लिए क्या होता है, फॉर स्मॉल न्यूक्लियस द सरफेस टर्म डोमिनेट ओवर कोलम्बिक एनर्जी टर्म, द सरफेस टर्म डोमिनेट्स ओवर कोलम्बिक एनर्जी टर्म and hence bring back the spherical shape of nucleus, and hence bring back the spherical shape of nucleus. Full stop. When the nucleus is large, up to some critical value, when the nucleus is large up to some critical value, the Coulomb forces are just balanced by surface energy term. The Coulomb force, a Coulomb energy term is just balanced by surface energy term. एक ऐसा साइज होगा न्यूक्लियस का कि उस समय क्या होगा, जब वो डिफॉर्म होगा तो उसका कूलम टर्म एग्जैक्टली बराबर होगा सरफेस एनर्जी टर्म का। इसकी वजह से न्यूक्लियस हिलेगा तो बट टूटेगा नहीं। लेकिन अगर किसी भी तरह से हमने इस क्रिटिकल लिमिट से ज़्यादा पार कर गए, जैसे एक न्यूट्रॉन हमने ज़बरदस्ती न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया, तो उस एक्स्ट्रा एक न्यूट्रॉन के जाने से उसका वो जो क्रिटिकल साइज वाला कंडीशन है वो बिगड़ जाएगा, और जैसे वो बिगड़ेगा इमीडिएटली फिजन होना शुरू हो जाएगा। बट एनी डिफॉर्मेशन बियॉन्ड दिस क्रिटिकल वैल्यू, allow a breaking in the nucleus, into two almost equal halves. हाफ का आधा हाफ्स होता है, into two almost equal halves. Full stop. In this way fission is associated with nucleus shape oscillation process. In this way fission is associated with nucleus shape oscillation process. Full stop. For dominance of Coulomb energy term, ऐसे लिखो, for critical condition of fission process, a condition may written as z square by a is equal to 44. A condition may written as z square by a is equal to 44, where the factor z square by a is known as fissionability factor, ठीक है बच्चा, इसको हम लोग फिजनेबिलिटी फैक्टर कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस स्थिति में हैं कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल की सहायता से हम काफ़ी कुछ हद तक चीज़ों को समझा पा रहे हैं, ऐसी चीज़ों को जो कि उस समय लोग देख रहे थे, फिजन वगैरह के प्रोसेस को जो उस समय देख रहे थे, उसको हम यहाँ से कुछ हद तक समझा ले जा रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया बच्चा हमारा पूरा जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल और ये सब है, इनके बारे में बात। अब सवाल ये है कि क्या ये परफेक्ट मॉडल था? ना, परफेक्ट मॉडल नहीं था। कैसे पता? एक थे रिचर्ड डनलप एक फिजिसिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रयोग किया। मैं आपको प्रयोग बता देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रयोग था। उन्होंने
इसे प्रयोग किए, प्रयोगों के द्वारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व निकाला एक्सपेरिमेंटली, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व निकाला थ्योरी से। प्रयोग एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाला एक्सपेरिमेंट से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाला थ्योरी से। अगर थ्योरी कौन सी थी? लिक्विड ड्रॉप की। अगर ये थ्योरी बिल्कुल सही थी तो यानी थ्योरी के रिजल्ट वही होने चाहिए जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे। तो कहने का मतलब है इसका जो रेशियो है वो 0 होना चाहिए, ना 0 सही तो स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल कितना? जितना स्मॉल हो सके उतना संभव। लेकिन अगर इसका डिफरेंस लार्ज आ रहा है, इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंट कुछ और थ्योरी कुछ और। एक्सपेरिमेंट तो वो है जो वास्तविकता है, थ्योरी वो है जो हमने अपनी परिकल्पनाओं के आधार पर बनाया है। तो ये है रियलिटी और ये है एम्पिरिज्म। एम्पिरिज्म मतलब वही कल्पनाशीलता, काल्पनिक। इसे लोग कहते हैं ना, कवि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये कहावत कल्पनाशीलता को दर्शाती है कि एक कवि, एक लेखक, एक सृजनशील दिमाग शायद वहां तक सोच सकता है जो कि अभी वास्तविकता में लोगों के सामने प्रत्यक्ष में नहीं आया है। लेकिन उसकी भी तो एक सीमा है, उसकी भी एक लिमिटेशन है। तो एक्सपेरिमेंट अगर थ्योरी का रिजल्ट अगर लार्ज हुआ, इसका मतलब है कि थ्योरी में हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अननोन हैं और जो रियलिटी में अपना प्रभाव दिखाती हैं। तभी तो ये तो वास्तविकता है। वास्तविकता से अगर रियलिटी, वास्तविकता घट जाए तो 0 हो जाती। लेकिन यहाँ पर थ्योरी में कुछ कमियाँ हैं, इसीलिए इन दोनों का रिजल्ट लार्ज आ रहा है। तो उन्होंने प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद एक तरफ इस पूरे फैक्टर को लिया, ये वाई एक्सिस है, और एक तरफ न्यूक्लियॉनों के नंबर को लिया, ए के नंबर को। उनका जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा था, ये कुछ 0 के करीब था, ऐसा था। इस तरह का ग्राफ था। तो अब यहां पर खास बात क्या है कि थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट 0 के करीब भी है। देखो यहां पर ये 0 करीब है, यहां 0 करीब है, लेकिन इस पर्टिकुलर ए पे कुछ एकदम से पीक आ गई। पीक आने का मतलब है कि थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के बीच का डिफरेंस एकदम से बढ़ गया। फिर किसी दूसरे ए के लिए ये कम रहा, फिर किसी ए पे एकदम से बढ़ गया, फिर किसी ए पे बढ़ गया, फिर इसी ए पे बढ़ गया। अब आप समझो यहां दिक्कत क्या है। अगर मैं कह रहा हूं थ्योरी हमारी अपूर्ण है, तो अगर वो अपूर्ण है तो हमेशा अपूर्ण होनी चाहिए ना। यानी अगर थ्योरी में कमी है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी ए पे कमी दिखे और किसी ए पे कमी ना दिखे। कमी तो हर स्थिति में रहती ही है। तो अगर ऐसा होना चाहिए तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, पर कांस्टेंट नहीं हो रहा था। हम क्या देख रहे थे कि a बराबर 20 पर एकदम से थ्योरी और एक्सपेरिमेंट रिजल्ट एकदम से गैप बढ़ गया। फिर हमने देखा 50 पर फिर गैप बढ़ गया, 82 पे फिर गैप बढ़ गया, 126 पे फिर गैप बढ़ गया। अब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि खाली a बराबर 20 पर ही एक्सपेरिमेंट और थ्योरी के बीच का रिजल्ट बढ़ क्यों रहा है। यानी कि क्या इसी a की वैल्यू पर ही ये थ्योरी और एक्सपेरिमेंट एक दूसरे से दूर हो गए। यानी हमारी लिक्विड ड्रॉप थ्योरी की रिजल्ट और एक्सपेरिमेंट रिजल्ट में घपला हो गया। और जैसे ही आप a की वैल्यू 25 पे आए तो एकदम से घट गया, 0 करीब आ गया। तो ऐसा शो कर रहा है कि थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के बीच का रिजल्ट बहुत कम अंतर, यानी थ्योरी काफ़ी अच्छे से एक्सपेरिमेंट को समझा रही है। तो a बराबर 25, 26, 27, 28, 40, 42 के लिए तो हमारा थ्योरी सही बता रही है, और 50 पे एकदम से गैप बढ़ गया, 82 पे एकदम से गैप बढ़ गया, 26 पे एकदम से गैप बढ़ गया, 126 पे। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे अगर थ्योरी में कमी है तो हर जगह होनी चाहिए, ये ग्राफ ऐसे होना चाहिए, या ऐसा ग्राफ आता है ऐसे, भैया इतनी गैप हमेशा है, पर ऐसा नहीं हो रहा था।
तो लोगों ने कहना शुरू किया कि ये इसका मतलब क्या है, ये बता क्या रहा है, अचानक कुछ पर्टिकुलर ए पर ये गैप दिखाना क्या है। देखो बच्चा, ये एक होता है शब्द जादू। जादू क्या होता है? जादू मतलब ऐसी घटना जो हो रही हो, हमारी समझ में ना आए। जादूगर जानता है कैसे करना है, लेकिन हमको नहीं बताया। तो हमें नहीं मालूम कि उस टोपी में से खरगोश कैसे निकला, हमें नहीं मालूम कि उस एक गर्ल को एक ताबूत में रख के कैसे काट दिया 2 हिस्सों में, हमें नहीं मालूम। और हमें मालूम है कि कुछ ना कुछ एक पीछे ट्रिक होगी, बट विजुअल तरीके से देखने पर हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ मैजिक। तो यहाँ मैजिशियन कौन है? नेचर, भगवान जिसको आप कहो, क्योंकि उन्होंने एटम बनाया, उन्होंने न्यूक्लियस बनाया, उन्होंने सब कुछ चीज़ें बनाई। तो वो जो रचयिता है, वो जो ईश्वर है, वो ऐसा जादू कर रहा है कि उसने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर ए पर थ्योरी और एक्सपेरिमेंट गैप बढ़ा दिया और बाकी जगहों पर उसके गैप को उतना नहीं बढ़ाया। तो इट्स अ काइंड ऑफ मैजिक, यू कैन से द मैजिक। मैजिक मीन्स समथिंग विच इज अनएक्सप्लेनेटरी, जो है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो और जिन नंबर्स के लिए ये मैजिक हो रहा था, इन नंबर्स को क्या नाम दिया गया? मैजिक नंबर। इन नंबर्स को हमने नाम दिया मैजिक नंबर। तो हमारे पास मैजिक नंबर कहने का लॉजिक क्या है कि जो हमने कुछ प्रयोग किए, और फिर डनलप के इस प्रयोग के बाद और भी लोगों ने प्रयोग किए, अलग अलग तरह से प्रयोग किए, रेडियस को लेकर प्रयोग किए, आइसोटोन के लेकर प्रयोग किए, और सबने इस तरह कुछ अजीब अजीब चीज़ें देखी। लेकिन सबके रिजल्ट में खास बात क्या थी? जैसे डनलप ने किया बाइंडिंग एनर्जी पर, ठीक है, सरगीव थे, आई थिंक सरगीव ने किया रेडियस पर, ऐसे एक और थे उन्होंने किया आइसोटोन पे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग उस पर किया। लेकिन सबके पास एक ही तरह का रिजल्ट था कि यही नंबर बार बार सबके सामने आ रहे थे, जिन नंबरों पर कुछ ना कुछ अलग हो रहा था, कुछ ऐसा अप्राकृतिक अनएक्सप्लेनेटरी घटनाएं हो रही थी। तो इन नंबरों को मैजिक नंबर कहा गया। अब लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई ये मैजिक नंबर क्यों आया? तो बोहर तो उस समय जिंदा थे ही। बोहर को याद आया, या लोगों को याद आया वो जमाना जब एटम की खोज, एटम के लिए मॉडल डेवलप नहीं हुआ था। तो जब एटम के लिए मॉडल डेवलप नहीं हुआ था, उस समय भी हमारे पास मैजिक नंबर आए थे। हालांकि बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, लेकिन वो आए थे। लोग ये देख रहे थे कि 2, 8, 18 इस तरह के जो नंबर होते थे जिन एटमों के पास, वो बड़े स्थिर होते थे। जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ऐसे जो एलिमेंट होते थे वो किसी रिएक्शन ही नहीं करते थे। ऐसा लगता था कि उन्हें कोई लेना देना ही नहीं दुनिया से, किसी से रिएक्शन नहीं करना, इनर्ट रहना है। तो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर एटम जिनमें इलेक्ट्रॉनों संख्या 2 है, 8 है, 18 है, उनमें स्टेबिलिटी कहाँ से आ जाती है? तो जब बोहर आते हैं तो वो यहाँ पर एक फॉर्मूला देते हैं। वो कहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल होते हैं। तो वो शेल का मॉडल देते हैं। जो न्यूक्लियर मॉडल है, जो एटॉमिक मॉडल है हाइड्रोजन एटम के लिए और एटमों के लिए, उसको हम शेल मॉडल कहते हैं, क्योंकि उसमें एक इनर शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल, ये सारे शेलों की बात होती है। और फॉर्मूला होता है कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n²। तो n की वैल्यू 1 रखोगे 2 आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे 8 आएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 18 आ जाएगा। तो बोहर अपने इस तरह के फॉर्मूले से इस सबको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हम एटम के बारे में इन 2, 8, 18 को मैजिक नंबर नहीं कहते, क्योंकि उसको शेल स्ट्रक्चर से समझा ले गए थे बोहर। अब न्यूक्लियस के लिए भी इस तरह कुछ नंबर आ रहे थे, लोगों ने इसको मैजिक नंबर कहा। और जैसा कि बोहर से लोगों ने मोटिवेट हुए थे, देखा था, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के अंदर भी इस तरह के शेल होंगे, क्योंकि ये वही स्थिति है जो एटम के साथ आई थी एक ज़माने में। तो जो एटम के साथ स्थिति आई थी उसको हमने एटम के शेल मॉडल से एक्सप्लेन किया था। तो अब हमारे पास न्यूक्लियस में भी वही स्थिति आ गई है, तो हम न्यूक्लियस के लिए भी कोई शेल मॉडल डेवलप करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक न्यूक्लियर मॉडल की ज़रूरत महसूस हो रही है समझाने के लिए, शेल मॉडल। और ख़ास तौर पे इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य मेन पर्पस था इन मैजिक नंबर को समझाना।
कि किसी तरह से ऐसी थ्योरी को हम एक्सप्लेन कर ले जाएं जिससे हम प्रेजेंस ऑफ मैजिक नंबर समझा पाएं। और इन मैजिक नंबर का कोई भी जिक्र नहीं होता है सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला में। तो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला की एक बड़ी कमी आप कह लो ये है कि ये मास फार्मूला किसी भी स्तर पर इन तरह के मैजिक नंबरों के एक्सप्लेनेशन को नहीं डील करता है। कारण क्या है? तो याद करो जब हम लोग ने मॉडलिंग शुरू की थी, पहला यूनिट 2 का पहला लेक्चर, कि उस जमाने में न्यूक्लियस की बात को समझने के लिए दो मुख्य तरीके थे, एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और दूसरा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो चूंकि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच सेल मॉडल के लिए होनी थी और लिक्विड ड्रॉप मॉडल मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का था, इसीलिए ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर इनका जिक्र नहीं होना था। तो इसके लिए हमें ऐसा नहीं करना है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल या सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला को थोड़ा सा हम ट्यून कर दें, उसमें कुछ टर्म जोड़े घटाएं और हमारा सेल स्ट्रक्चर प्रूफ हो जाएगा। नहीं, वो क्षेत्र ही दूसरा था, वो मैक्रोस्कोपिक क्षेत्र था और अब हम प्रवेश कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक क्षेत्र में। तो ये एक इंडिपेंडेंट मॉडल है, अलग से बनाया गया मॉडल था और इसने सक्सेसफुल तरीके से इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया और अपने समय का बड़ा मॉडल था और जिन लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया उनको इसके लिए आने वाले समय में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया। अगर हम देखें तो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार अगर मिलने वाले क्षेत्र देखें तो दो मुख्य क्षेत्र हैं, एक है न्यूक्लियर फिजिक्स और दूसरा है मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस और न्यूक्लियर फिजिक्स ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो लगभग फिजिक्स के आधे से ज़्यादा नोबेल पुरस्कार उन लोगों को मिले हैं जो या तो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट रहे हैं या वो मटेरियल साइंटिस्ट रहे हैं। इन दो लोगों को मिले हैं। उसके अलावा बीच में कभी कभार किसी रमन जी को दे दिया, कभी आइंस्टीन को दे दिया थ्योरी के लिए, कभी किसी को प्लाज्मा के लिए दे दिया, कभी एस्ट्रो के लिए दे दिया, बट मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल आर फ्रॉम दीज टू ब्रांचेस। तो न्यूक्लियर फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम ऐसे कई सारे किरदार देखते हैं इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो कि अपने समय के नोबेल अवार्डी थे। इस तरह से चलो फिर बच्चों, अगला जो हम सेशन कंडक्ट करेंगे ये आज पूरा कंप्लीट हो गया। बियॉन्ड दैट आई डोंट थिंक सो कि बीएससी पे कोई आपसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में इससे ऊपर कुछ पूछेगा। और अब हम पढ़ेंगे अपना अगला मॉडल, शेल मॉडल। तो शेल मॉडल को हम लोग अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। जैसे शेल मॉडल कंप्लीट होता है तो हमारा यूनिट का 60% हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। बचा हुआ 30-40% हिस्सा है, उसमें अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके और उनसे जुड़ी हुई छोटी मोटी थ्योरीज हैं, वो होगा। तो एटलीस्ट माई अटेम्प्ट इज़ टू कंप्लीट एटलीस्ट दिस यूनिट बाई संडे। और संडे को फिर हम लोग एक मीटिंग करेंगे और जिसमें मैं आपके साथ जूम लिंक वगैरह को शेयर करूंगा। तो अगर आपके पास कोई क्वेरी है या किसी तरह के कोई आपके पास डाउट है तो यू जस्ट ज्वाइन द लिंक एंड वी कैन टॉक अबाउट द क्वेरी और द डाउट। ओके, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।